हाँ, जल्दी से। तो सबसे पहले जो लास्ट टॉपिक है वो आपका हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, दोनों का मैं अंतर बता देता हूँ। अंतर क्या है, क्या ये सामने जो है आपको फिगर नजर आ रही है अच्छे से? ये हाँ, अंतर्दीप प्रेजेंट, ओके। मैंने जो सामने फिगर लगाई हुई है, क्या अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। आज मैंने आपको बहुत सारी वर्कशीट्स भेजी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना उसमें वर्कशीट्स में कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं। ये लास्ट चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग का, जिसमें मुझे आपको बताने हैं लास्ट टॉपिक हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सिर्फ ये आज आपको कराना है। उसके बाद में एक वर्कशीट भेजी थी आपको कुछ दिन पहले, तो उस वर्कशीट के 11 के बाद के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने नहीं किए थे, तो वो आज मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। मुझे जल्दी से यस करके बताइए, नो करके बताइए। वर्कशीट अभी मैंने फिर भेजी है, किसके पास में है और किसके पास नहीं है, जल्दी से बताइए मेरे को। वर्कशीट सबके पास पहुंच चुकी है क्या? वर्कशीट सबके पास पहुंच चुकी है क्या? ये कैमरा ज्यादा जूम तो नहीं है? यहाँ तक आ रही है? दिख रहा है ये फुल स्क्रीन? ये यहाँ से ज्यादा वो है, कम करो। चलो बच्चों, वर्कशीट सबके पास है, जिसके पास नहीं है मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग ले लेना उसको, ठीक है। चलो ठीक, हाँ ये चीज आनी चाहिए। चलो 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 बच्चों, आज का ये लास्ट टॉपिक है आपका डेटा हैंडलिंग का, ठीक है। स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। आज की आपको जो आपके चैप्टर में है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो बताते हैं आपको डिफरेंस क्या है। देखो ध्यान से देखना इसमें आप लोग, ये आज आपकी फाइनल है और बाकी के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करने हैं घर से, ठीक है। देखो मैंने ये फिगर आपको दी हुई है, दोनों की बनाई हुई है बार ग्राफ। बार ग्राफ में सिंगल बार ग्राफ आता है, एक डबल बार ग्राफ आता है, ठीक है ना। एक सिंगल बार ग्राफ है और एक डबल बार ग्राफ है। फिगर आपको अच्छे से अगर दिख रही है तो इसमें देखो, बार ग्राफ में हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, मैंने इसके आगे भी आपको डेट शीट भेजी हुई है। जो हिस्टोग्राम है उसमें हम रेफर करते हैं, जो हम उसमें बताते हैं वो क्या बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट दैट डिस्प्ले डाटा वे ऑफ बार टू शो द फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल्स डेटा। ये देखो समझो मैंने क्या लिखा है कि जो हिस्टोग्राम में है वो डेटा न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आता है। न्यूमेरिकल्स मतलब है 1 2 3 4 5, इसमें आता है, ठीक है। और इसमें जो आता है वो आता है बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। इसमें नाम आते हैं बार ग्राफ के अंदर, ठीक है। दूसरा, हिस्टोग्राम में क्या आता है, देयर आर नो स्पेस बिटवीन बार्स। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो दो लाइनों के बीच में हिस्टोग्राम में कोई स्पेस नहीं आता है, ठीक है। और बार ग्राफ में क्या है, दोनों के बीच में स्पेस आता है। जिसको ये चीज समझ में आ गई है मुझे यस करके बताए, जिसको नहीं समझ में आई है मुझे नो करके बताए, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ देखो, आप ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है। ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है। यहाँ पर क्या है, डेटा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि 60 65 70 75 80 85।
तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में पहला डिफरेंस क्या है कि हिस्टोग्राम में डेटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। न्यूमेरिकली मतलब नंबर के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। और बार ग्राफ में कैसे करते हैं हम, नाम के साथ डेटा, जैसे स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, ये क्या है, लैंग्वेजेज हैं। ऊपर क्या है, स्पीकर्स इन करोड़, मतलब इसमें जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसमें नीचे की लाइन में स्पेनिश बोलने वाले कितने करोड़ लोग हैं, चाइनीज बोलने वाले कितने करोड़ लोग हैं, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डेटा रिप्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। बताइए, इतनी सी बात आती है आपको समझ में सबको। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूमेरिकली, नंबर के साथ, ठीक है। और बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं और उसमें डेटा एनालाइज करते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में। उसके बाद क्या है, बार ग्राफ में स्पेस होता है, ये देखिए, ठीक है। और हिस्टोग्राफ में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। मुझे फाइनली बताइए, क्या ये आपको डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में जो डिफरेंस है वो समझ में आया आपको या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको वो सैंपल पेपर आज डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। जल्दी से, जल्दी से बताओ मुझे, यस और नो, समझ में आया ये आपको। नो, यस। चलो, अक्षरा जी समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, मैंने एक वर्कशीट भेजी है, उसके ग्राफ बनाना है, ठीक है। दोनों को बेसिक डिफरेंस क्या है बताता हूँ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकली, मतलब ये जीडीपी दे रखी है परसेंटेज में, यहाँ पर ईयर दे रखा है, तो ये देखो न्यूमेरिकली 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, और 85 आ रहा है, ठीक है। इतना आता है समझ में, ठीक है। उसके बाद में बार ग्राफ में देखो, बार ग्राफ में क्या है कि ये नीचे लैंग्वेज बोलने वाले देश हैं, ठीक है, और ऊपर कितने लोग हैं वो हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, तो स्पेनिश बोलने वाले हैं लगभग 45 करोड़, चाइनीज बोलने वाले लगभग 65 करोड़, हिंदी बोलने वाले लगभग 90 करोड़, फ्रेंच बोलने वाले लगभग 55 करोड़, इंग्लिश बोलने वाले लगभग 110 करोड़। तो इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है, नेम के साथ, डेटा के ग्रुप के साथ। इसमें हमने 1 2 3 नहीं किया है। अब सपोज करो कि आपसे पूछा जाए आपके घर में, ठीक है, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो आप सीधा काउंट करके बताओगे 2 या 4, लेकिन लिया क्या है आपने, हिंदी, क्या लिया है, हिंदी, समझना क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी, तो यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है, डेटा के फॉर्म में। यहाँ हिस्टोग्राम में किस में है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में। जहां पर न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आ जाए तो वो हिस्टोग्राम बनेगा। फिर क्या दूसरा डिफरेंस है, यहाँ देखो स्पेस है, यहाँ पर हम बना रहे हैं वो स्पेस बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। और हिस्टोग्राम में हम कैसे बना रहे हैं ग्राफ को, सीधा ऐसे, दूसरी लाइन इसी के साथ आएगी अटैच होके, तीसरी इसी के साथ, चौथी इसी के साथ, तो मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया ये, अक्षरा जी समझ में आया आपको ये। ठीक है जी। फिर एक रेंज और बता देता हूं आपको, रेंज क्या होती है, अपर लिमिट
मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, आपको और बताना है मेरे को। रेंज, ठीक है, रेंज क्या होती है। आज आप सबको, यस वेरी गुड, समझ में आ गया। सबको 15 मिनट पहले छोड़ूंगा। 15 मिनट पहले छोड़ने का मतलब यह है कि आगे के 30 मिनट और आपको करने हैं। जो मैंने वर्कशीट भेजी है वो तब आप 5 बजे आपको छोड़ूंगा और आपका 5:45 तक टेस्ट चलेगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ सैंपल पेपर में से कुछ, ठीक है। तो अब इसी में अगर आपको रेंज निकालने के लिए आ जाए, जैसे 0 to 10 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 5, 10 to 28, 20 to 37, ठीक है। अब इस तरीके की अगर फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी बनी हो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आ जाए आपसे पूछने के लिए कि रेंज क्या होती है, तो ये मैं आपको फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ। रेंज इक्वल टू अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या है इसमें 20, लोअर लिमिट क्या है 10, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे 30 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारी हो जाएगी रेंज। ये छोटा सा है, कभी 1 नंबर का आ जाए तो अब स्टार्ट करें सैंपल पेपर। जो आधा रह गया था एक दिन, बच्चों मुझे यस करके एक बार रिप्लाई करो जल्दी से, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो। सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। यस यस, हेलो। हाँ हाँ, वो पूरा करना है। और जो वर्कशीट मैंने आपको भेजा है पूरा करना है। और एक मैंने वर्कशीट लास्ट टाइम पर आधी करवाई थी ना, ठीक है। अभी आप लोग कर लेना आज, और मुझे कल सैटरडे को भेज देना, आज नहीं करना है। कल सैटरडे तक आप मुझे भेज देना। संडे में आपकी चेक कर लूंगा और मंडे आप सबको वो मिल जाएंगे रिप्लाई, ठीक है। मेरे को संडे का टाइम मिल जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, वर्कशीट जो भेजी है उसका है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की पावर -1 फाइंड एक्स की पावर -1 इफ 8/9 प्लस 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 5। ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है क्या प्रॉपर? सबको नजर आ रहा है क्या? ये बताइए मेरे को, ये क्वेश्चन आ रहा है नजर आप लोगों को? नजर आ रहा है ना? यस सर, चलो यस सर। कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी आया करो। देखो ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एक्स इनवर्स, हमको एक्स इनवर्स निकालना है। इफ 8/9 प्लस 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक बच्चे ने वर्कशीट में पूछा था, वो मैं बता रहा हूँ। देखो 8/9 प्लस 3 की पावर x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू 3 की पावर x प्लस का 5 माइनस 3 की पावर x प्लस का 3, ठीक है। फिर 8/9 इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है। 3 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 5
माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ठीक है, ये x प्लस 5 है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये 3 की पावर x है, यहाँ पर भी 3 की पावर x है, ठीक है। ये 3 की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, और यहाँ पर है 3 की पावर 3 है, मैंने 5 लिख दिया वो गलती से। थ्री की पावर 3, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारा, 3 की पावर 3। तो यहाँ 3 की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पर 5 में से 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 3 की पावर 2 माइनस, ये देखो 3 की पावर x और 3 की पावर 3, ये दोनों ही कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 है। फिर 8/9 इक्वल टू, देखो दोनों के बेस सेम है यहाँ पर, है ना, दोनों के बेस सेम है। ये हो गया 3 की पावर x प्लस 3, और ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 9 माइनस 1 है। अब ये क्या होगा, यहाँ आके डिवाइड, क्या होगा, नीचे आके डिवाइड, ये यहाँ क्या बचेगा, 8/9, ठीक है, और 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3, 8 से 8 कट गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ क्या बचा, 1/9, 1/9 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। फिर आगे क्या होगा, 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 की पावर 2, ठीक है। 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। अब देखो इसके नीचे 3 है, यहाँ पर है 1/3, तो इसको 1/3 को हमें ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में, पावर क्या हो जाती है, माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगी 3 की पावर माइनस का 2 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। अब देखो दोनों के बेस क्या है, सेम, दोनों के बेस सेम है, तो माइनस, ये ऊपर वाली पावर को हम कंपेयर कर देते हैं, तो -2 इक्वल टू x प्लस 3, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 -3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5, ठीक है। और अगर x इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, -1/5, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तारो इस क्वेश्चन को कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने को नहीं आया है, जिसको नहीं आया है नो करके बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको जल्दी से, फटाफट। नीतू बघेल, समझ में नहीं आया आपको, है तो वन मोर टाइम, वेरी गुड। वर्कशीट है आप लोगों के पास में, ये जो भेजे हैं क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपके साथ, ठीक है। एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड x इनवर्स x की पावर -1 इफ 8/9 प्लस 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार अपने आप में, ठीक है, जल्दी से पढ़ो, और जो बच्चा पढ़ ले मुझे यस करके बोले, यस सर। जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को अपने मन में, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझो, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करवाता हूँ फिर, जल्दी से पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, इसका मतलब होता है x की पावर m प्लस n,
ठीक है, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m। मतलब देखो यहाँ पर नीचे के बेस सेम है तो हमने नीचे का कॉमन ले लिया, पावर ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर माइनस होती हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, ये डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर m। ठीक है, यही मैंने ऊपर वाला मैंने लगाया है फार्मूला कि अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे x की पावर m प्लस n। अगर ऐसे दिया हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर, मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे आपके अगर दिया हो x की पावर m प्लस n, इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर n को हम एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ये फाइंड x पर 1 इफ 8/9 प्लस 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया है, 8/9, 3 की पावर x प्लस 3 है, हम दूसरी तरफ ले गए तो क्या हो गया माइनस, क्योंकि इस तरफ में क्या है प्लस, उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर हमने 8/9 एज इट इज रखा, इसको हमने खोल दिया है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 5 माइनस, इसको भी हमने खोल दिया है। ठीक है, ये जो फार्मूला मैंने बताया आपको, ये वाला जो बताया फार्मूला, ठीक है, आपकी बुक में है, खोल दिया हमने। फिर देखा कि दोनों में से कॉमन क्या है, 3 की पावर x पूरा कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 में से 3 कॉमन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने। फिर 3 की यहाँ से जब ये कॉमन आ गया है तो यहाँ बचा 3 की पावर 2, और यहाँ सब कुछ कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, क्योंकि उसमें से पूरा कॉमन आ गया। अभी आधे घंटे बाद इसको अपलोड भी कर देंगे तो रात में फिर से देख लेना। ठीक है, फिर ये एज इट इज लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही आ रहा है, 3 की पावर x प्लस 3 जो कॉमन आ गया तो अंदर क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, अब 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, तो 8 को हम क्या ले आए नीचे, तो 8/9 नीचे 8 आ रहा है तो 8 से 8 कट गया, इक्वल टू यहाँ क्या बचा 3 की पावर x प्लस 3। ठीक है, यहाँ क्या है, अब जब 8 से 8 कट गया तो क्या बचा 1/9 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 जो बचा है। फिर हमने क्या करा 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। ठीक है, लिख लिया हमने, इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 जो आ रहा है। अब 1/3, क्योंकि हमें बेस सेम लाने हैं इन दोनों के, तो हमने 3 को ऊपर ले गए तो पावर हो गई माइनस में, तो -2। ठीक है, क्योंकि जब नीचे वाला संख्या ऊपर जाता है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। ठीक है, 3 की पावर -2 आ गया, इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। अब देखो इन दोनों के बेस सेम है, जब इक्वल टू में दो के बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर को हम कंपेयर कर देते हैं, तो वही हमने कर दिया है, -2 इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो -2 और 3 आके इधर क्या हो गया -2 -3 कितना हो गया -5। समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है एक्स इनवर्स, तो जब एक्स इनवर्स निकालना है तो ये जो -5 है इसको हमने रिवर्स कर दिया, -1/5, सिंपल सा। चलो उतार लो इसको फटाफट, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ उसके बाद, ठीक है, जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मुझे जल्दी से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 30 कौन कौन सा बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कौन कौन से बच्चे कर लेंगे।
यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए यस चलो क्वेश्चन नंबर 13 यूजिंग ए टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 so on for the following scores also draw a histogram for the frequency table ठीक है कर लोगे आप लोग या बताना है देखो यहां लेते हैं हम क्लास इंटरवल क्या लेते हैं मैं बता देता हूं उसको क्लास इंटरवल यहाँ पर लेते हैं हम टैली मार्क्स क्या लेते हैं टैली मार्क्स और यहाँ पर क्या लेंगे हम फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे फ्रीक्वेंसी ठीक है इसमें क्लास इंटरवल ऐड करेंगे हम 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 ठीक है जैसे इसमें दिया हुआ है तो 0 to 20 ठीक है 0 to 10 एंड 10 to 20 20 to 30 30 to 40 तो हमें देखना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में कितने नंबर 0 to 10 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ लिख देने हैं ठीक है और जितने काउंटेबल होंगे वो यहाँ लिख देने हैं नंबर से यहाँ काउंटेबल यहाँ नंबर से यहाँ काउंटेबल यहाँ नंबर से यहाँ काउंटेबल से यहाँ बताइए करके दिखाऊं क्या आप लोगों को मुझे मैसेज करके बता दो कि करना है या घर से कर लोगे आप लोग जल्दी से क्या कर लेंगे आप या बताऊं आप लोगों को नो सर तो कर लेंगे आप लोग घर से ठीक है कर लेना आप लोग ठीक है इसको हम्म चलो करो 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 अभी मैं करवा रहा हूँ करो इसको देखो ऐसे करेंगे 0 to 10 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं इसमें 0 to 10 कोई नंबर नहीं है ठीक है 10 to 20 कितने नंबर्स हैं 10 to 20 15 18 16 1 2 3 20 को ऐड नहीं करना है 15 18 16 और उसके बाद में 16 15 तो पहले रो में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 समझ में आया ये चीज फिर सेकंड रो में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर्स ये मैं यहाँ पर लेता हूँ 10 to 20 ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है फिर देखो और आगे तीसरी रो में कितने आ रहे हैं 18 1 2 फिर 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 जो पांचवा होता है वो बार उसके ऊपर लग जाता है ठीक है तो कितने आ रहे हैं 5 5 10 15 1 16 10 to 20 के बीच में नंबर लेना है जिसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा इसमें 20 इंक्लूड होगा 30 इंक्लूड नहीं होगा इसमें 30 इंक्लूड होगा 40 इंक्लूड नहीं होगा
इसमें 40 इंक्लूड होगा, 50 इंक्लूड नहीं वो होगा। मुझे जल्दी से हेलो यस करके बता दो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है कि टैली मार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है। टैली मार्क्स जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, 4 नंबर हम लिखते हैं, 5वां इसके ऊपर लगाते हैं, और इस जितनी बार ये आ रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बताइए मुझे क्या समझ में आया है? नीतू जी समझ में आ गया आपको? अक्षरा जी समझ में आ गया आपको? अक्षरा जी समझ में आया आपको? आलोक जी आ गया, वेरी गुड। चलो साक्षी समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर आपका हुआ है कंप्लीट, है ना। इसमें मैंने आपको टैली मार्क्स बता दिया है, क्लियर है आपको? इसमें अक्षरा जी आ गया सुन, चलो वेरी गुड। चलो और एक वर्कशीट देखो इसमें, अब आपको करवाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11 है। ये आपका डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट का है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है ये, ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल है कि हम मोटरसाइकिल अगर 60 की स्पीड से चलाते हैं तो हमें अगर कनॉट प्लेस जाना है तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर हम मोटरसाइकिल की 80 किलोमीटर कर देते हैं तो कनॉट प्लेस में पहुंचने में 5 मिनट और ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो जगह पर हम लेट पहुंचेंगे। तो मतलब इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, बस में कि दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज होती है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कोई चीज अगर एक साथ बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी के साथ बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल और एक समझाता हूं, जैसे 1 किलो चीनी 40 रुपए में आती है। 1 किलो चीनी कितने में आती है? 40 रुपए में। अगर हम 50 रुपए की चीनी लेंगे तो 1 किलो से ज्यादा आएगी। मतलब अगर हमने रुपए बढ़ा दिए तो वहां पर आपकी चीनी भी बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा डायरेक्ट का एग्जाम्पल, क्लियर है? चलो वेरी गुड। यस यस, अक्षरा जी पूछ रहे हैं कुछ इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट वेरिएशंस का। अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया है, स्पीड और टाइम, ये इनडायरेक्ट का है। मतलब स्पीड 100 किलोमीटर है, हम कहीं पहुंचते हैं, टाइम हमको लगता है 1 आवर, ठीक है। अगर स्पीड यहाँ पर हम इंक्रीज कर दें 120 तो यहाँ पर टाइम लगेगा 65 मिनट्स। मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये है इन, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट, ठीक है, क्लियर है इतना? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो हम समय से समय हमारा कम लगेगा, तो समय डिक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट का एग्जांपल है। डायरेक्ट का एग्जांपल, अगर चीनी 40 रुपए की 1 किलो आ रही है तो 50 रुपए में चीनी बढ़ जाएगी। मतलब हमने रुपए बढ़ा दिए तो हमारी चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये जो 11th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आप इसको देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर इन ए पर्सनस बॉडी
एक आदमी की बॉडी में कुछ किलोग्राम वाटर है, ठीक है ना, वेरीज एज द पर्सन मास, जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करता है। मतलब अगर आदमी का वजन 80 किलो है तो उसमें पानी की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। अगर वेट 90 किलो है तो वो ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं with a mass of 90 kg contains 60 kg of water। तो एक तरफ आ रहा है मास, दूसरा आ रहा है वाटर केजी में, दोनों किस में आ रहे हैं, केजी में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पर्सन विद ए मास ऑफ 90 केजी, 90 केजी का है और उसमें वाटर कितना है, 60 केजी, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ वाटर आर देयर इन ए पर्सन विद ए मास ऑफ 50 केजी। अगर 50 केजी का है ये वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। देखो बॉडी मास 90 केजी, वाटर 60 केजी, बॉडी मास 50 केजी, तो वाटर भी क्या हो जाएगा, कम। अगर इधर कम हो रहा है तो इधर भी कम हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का है, डायरेक्ट, इसका है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। मतलब एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ किस किस को इतनी सी बात समझ में आ गई है और किसको नहीं आई है समझ में, जल्दी से बताओ। जल्दी से यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, चलो आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा याद रखना, डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। ये आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा लेकिन मैं बताता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ दोनों चीजें डायरेक्ट में हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे, ऐसे, है 90 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 50, ठीक है। 90 इसमें क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो x इक्वल टू 60 टू 50 अपॉन में 90, जीरो से जीरो, थ्री के टेबल से, थ्री टू जा, थ्री थ्री जा 9, थ्री थ्री जा 9, थ्री टू जा 6, 100/3, 33.33 kg, ठीक है। ये आ गया वाटर हमारा। यार ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। यस सर, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है। चलो वेरी गुड। अभी तक किसी बच्चे ने अपना सिलेबस नहीं भेजा है, एक या दो बच्चों ने भेजा है। मुझे सिलेबस बताओ जो सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आपका मैं नेक्स्ट क्लास में, फटाफट मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। मैसेज कर देना मैम को, ठीक है। चलो आई हैव सीन, वेरी गुड। ये मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। बाकी के ये वर्कशीट आपके पास में है, बाकी के जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो करोगे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यस प्रॉफिट एंड लॉस वाला, मैं यहाँ फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर लेंगे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फार्मूला लिख देता हूँ, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n। यहाँ पर a है हमारा अमाउंट, ठीक है।
और पी है हमारा प्रिंसिपल। पी क्या है हमारा? प्रिंस प्रिंसिपल। ठीक है। आर क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या है? नम टाइम। ठीक है। ये मैंने फार्मूला आपको लिखवा दिया है क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का। आज की क्लास में मेरे को आपको डेटा हैंडलिंग मैंने आपको करवाया, कंप्लीट आपका फिनिश हो गया है। सैंपल पेपर के 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है। अब आपके पास में 30 मिनट्स हैं, अभी आधे घंटे और। ठीक है। आपको जो मैंने वर्कशीट भेजी है, आप बच्चे लोग डेटा हैंडलिंग की वो पूरी वर्कशीट करके मुझे 6 बजे तक व्हाट्सअप कर दोगे। मैक्सिमम टाइम 6 बजे है। 6 बजे के बाद किसी की वर्कशीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये आज आपका टेस्ट है और आपको कॉपी चेक होके मंडे को मिल जाएंगी। 100% मिल जाएंगी आपको। ठीक है। पिछली बार बच्चे बोल रहे थे हमारी कॉपी नहीं चेक की, लेकिन अब की बार आपको चेक करके नंबर दे के आपको मंडे को जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। किस किस के पेपर में आ रहा है वो बता देना। वेरी गुड। मार्कशीट एक बार और भेज दें। ठीक है। एक बार मैं और भेज रहा हूँ आप सबको। प्लीज आज आपके पास टाइम है, 6 बजे तक ये करोगे सामने ही। ठीक है अपने। ठीक है। चलो मार्कशीट दोबारा भिजवा दूंगा अभी मैं आपको। ठीक है। चलो।